माफ कीजिए, खून आपने देखा? मगर आपने देखा कैसे? मेरा मतलब है आप तो देख नहीं सकता, यही ना? जी हाँ, तो फिर मतलब आपने देखा कैसे खून होते हुए? इसकी मदद से। इसकी मदद से? अब क्या है ये सेंसर ग्लब है। इसमें सेंसर लगे हैं, उसमें से अदृश्य तरंगें निकलती हैं। उन तरंगों के सामने जो कुछ भी होता है उससे टकरा कर वो वापस लौटती हैं। उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है। यानी एक तरह से ये आपकी आंखों का काम करता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अरे मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। एक मिनट, आप एक महिला हैं। आपने चोटी बांधी हुई है। सर ये तो इन्होंने तुक्का लगाया। और आप एक खाते पीते घर से हैं, हेल्दी पुरुष हैं। ये तो तुक्का नहीं लगता है, सेहत तो है आपकी। वेट तो चेक किया था सर, थोड़ा कम दिखा रहा था। आपने कहा कि इस डिवाइस की मदद से आपने देखा किसी का खून हुआ है। लड़की का खून हुआ है सर, उसे गोली लगी है। गोली कहाँ? आई मीन यहाँ आसपास? नहीं, यहाँ नहीं। ये यहाँ का फर्श थोड़ा खुरदरा है, वो बहुत स्मूथ था। वहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं थी। तो आप वहां से यहाँ इस जगह कैसे पहुंचे? पता नहीं, खून वाली जगह किसी ने मेरे यहाँ पीछे से मारा और उसके बाद मुझे पता नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ था। संजीव जी, कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप जरा डिटेल में बताइए। दरअसल मैं बांद्रा की तरफ जा रहा था तो अंधेरी किसी सिग्नल पर मेरा ऑटो रुका। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या? अरे इधर अंदर से लड़की की चीख सुनाई नहीं दी तुमको? की चीख? हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? फिर आई। क्या बात कर रहे हो साहब? अरे अच्छा, ये तुम रखो, ये रखो। खून वाली जगह जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की थी। लड़के के हाथ में पिस्तौल थी, गन। दोनों झगड़ा कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे। कौन होगा? पुलिस! दूसरी गोली! बस उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो वो लड़के मेरा दस्ताना चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उन्हें पकड़ लिया। और आपके बेहोश होने के बाद कातिल आपको उठा के यहाँ लेके आया और यहाँ छोड़ के भाग गया? हाँ, हो सकता है। अच्छा, वो जगह कहाँ है जहाँ पे लड़की को गोली लगी है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, अंधेरी में वो ऑटो जिस सिग्नल पे रुका था, जहाँ पे आपने लड़की की चीख सुनी थी, वो जगह मालूम है आपको? याद है? आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इट्स ओके। आप चिंता मत कीजिए, हम उस जगह का पता लगा लेंगे। लेकिन कैसे? उस ऑटो ड्राइवर से पूछ लेंगे। इतने बड़े शहर में उस ड्राइवर को आप कहाँ ढूंढेंगे सर? मिल जाएगा। बहुत तेज नेटवर्क है इनका, पूरे शहर में फैला हुआ है। मिल जाएगा। उसका नाम पता वगैरह कुछ मालूम है आपको? उसने टोपी पहनी हुई थी और पुराने गाने बजा रहा था, 90s के दशक के। और उसके ऑटो में आग बुझाने का यंत्र भी लगा था। और हाँ, उसकी बातचीत से ऐसा लगता था जैसे वो उत्तर भारत का रहने वाला है। हेलो, क्या उत्तर भारत का रहने वाला है? पुराने गाने सुनता है, टोपी पहनता है, आग बुझाने वाला सामान भी है उसकी रिक्शा में। ठीक है, देखता हूँ। हेलो। अरे राजू। हाँ भाई। अरे सीआईडी एक ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढ रही है जो टोपी पहनता है और जिसके ऑटो में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। टोपी हर्षद होगा भाई। हाँ राजू बोल। हर्षद, कल रात को तू अंधेरी सिग्नल पे था क्या? हाँ था ना, बोल। उधर से कोई पैसेंजर उतरा था क्या? हाँ, लेकिन वो तो अंधा था ना। क्यों, क्या हुआ उसको? अरे यार, उसके साथ एक हादसा हो गया। सीआईडी वालों के साथ आया हुआ है, तुझसे मिलना चाहता है।
सीआईडी? संजीव जी जी जरा देखिए, जरा ध्यान से, ये ऑटो वाला है, कुछ पता चलता है आपको? हाँ सर, इन्हें तो मैंने छोड़ा था। हाँ, ये यही है, यही। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, अब मुझे कोई चीख सुनाई नहीं थी। और हाँ, इन्हें चीख सुनाई दी थी, लेकिन सर मेरी बीवी बीमार थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने छोड़ के चला गया। डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बताओ कि इनको यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था तुमने? ये सिग्नल पे छोड़ा सर। और यहाँ सिग्नल से ये किस तरफ गए साहब? ये सामने वाली गली में गए सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए आइए संजीव। संजीव जी। अरशद ने आपको यहाँ पे इस गली में आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। कुछ याद है आपको, किधर गए थे आप? संजीव जी जरा ठीक से सोच के बताइए कि आपने इनमें से कौन सी गली ली थी? एक चिड़िया के आकार की मूर्ति मिली थी। चलो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। आगे। सर ये देखिए। संजीव जी, क्या यह है वो मूर्ति? हाँ हाँ, यही। अभिजीत सर, मूर्ति मिल गई। ये क्या? ये गुड। ये अच्छा, इसके बाद संजीव जी, इसके बाद कुछ याद है? इसके बाद कहाँ गए थे आप? 3 गोले दिखाई दिए। तुम लोग इस तरफ देखो, हम इधर देखते हैं। सर हाँ, यही वो राउंड शेप में, एक के नीचे एक। इसके बाद? इसके बाद इधर। हाँ, ये संभाल के। अरे सर, घूम फिर के वहीं आगे जहां से हमने शुरू किया था। तभी तो संजीव जी को आवाज सुनाई दी। सर ये जगह तो मोहल्ले के बीचों बीच है, तो फिर किसी ने गोली चलने की आवाज कैसे नहीं सुनी? क्योंकि गन में साइलेंसर लगा हुआ था। आई, एक स्टेप है, संभाल के। एक क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? क्या है यहाँ? क्या लाश मिली? संजीव जी, आपने कहा था कि गोली किसी लड़की को लगी है। हाँ, लड़की को लगी थी। मैंने उसे छू कर देखा था, वो घायल थी, खून निकल रहा था। क्यों क्या हुआ? लाश है यहाँ पे, लेकिन लड़की की नहीं, किसी लड़के की है। क्या? Is dead। लगता है ये वही है जिसने उस लड़की को मारने की कोशिश की। सर, संजीव जी के मुताबिक यहाँ पर 2 गोलियां चली थी। शायद ये दूसरी गोली से मरा। सर खून तो यहां भी पड़ा है। अगर इसका खून नहीं
तो शायद उस लड़की का खून हो। गोली तो यहीं लगी होगी उसको सर। अगर लड़की को यहाँ पे गोली लगी है तो आपने कहा था आपके सिर पे किसी ने पीछे से वार किया, तो ये दूसरी गोली चलने के बाद आपको लगा था या दूसरी गोली चलने के पहले? नहीं, दूसरी गोली चलने के बाद। सर क्या है ये सब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर खून तो बहुत बहा है, वो लड़की पक्का घायल हो गई। सर ना तो मोबाइल मिला है और ना ही वॉलेट, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और सर इसके हाथ और उंगली पे जो निशान है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने घड़ी और अंगूठी चुरा ली होगी। तो कहीं दोनों को लूटने के इरादे से तो नहीं मार दिया? तो ये पता करना पड़ेगा कि लड़की कहाँ है। अगर घायल है तो किसी हॉस्पिटल में होगी, और अगर मर गई तो खूनी उसकी लाश ठिकाने लगा रहा होगा। जरा पता करो मिसिंग पर्सन ब्यूरो से, इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? बस क्राइम स्पॉट वाली जगह पर उस जमीन पर जो खून मिला था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो खून किसी लड़की का है। भले ही वो लड़की उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी जब आप लोग वहां गए, लेकिन क्राइम होते वक्त वो लड़की वहां पर जरूर मौजूद थी। और सर वारदात का वक्त है रात को 11 से 1 बजे के बीच। तो फिर सही है, संजीव भी तो वहीं पर था 11 बजे आसपास। हाँ सर, और संजीव जी को बेहोशी की हालत में लाकर वहां छोड़ दिया जहां पर वो हमें मिले थे। एक और बात सर, 2 गोली चली थी, इस लड़की को गोली लगी और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई संजीव जी के पास। उसके बाद सर दूसरी गोली चली जो उस लड़के को लगी। इसका मतलब ये है कि संजीव जी के अलावा कोई तीसरा भी था वहां पे, जिसने इस घायल लड़की को वहां से कहीं ले गया और संजीव जी को भी उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे वो मिले थे। हमने आसपास के एरिया में पता लगाया सर, वहाँ किसी ने भी किसी लड़का लड़की को आते या किसी घायल लड़की को जाते नहीं देखा। अच्छा सर, एक बात बता, अगर खूनी ने संजीव को क्राइम सीन से उठाकर उस जगह पे रख दिया जहां पे वो हमें मिला था, तो फिर हो सकता है उस आदमी के ट्रेसेस संजीव के कपड़ों पर हो। पता लगा सकता है कौन है वो? बिल्कुल पता लगा सकता हूँ, तो बस लग जा काम पे। सर हाँ, लाश की पहचान हो चुकी है। उसका नाम अनिकेत है सर। उसके घर वालों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। अनिकेत, देखिए आपके भाई अनिकेत की बॉडी हमें एक बंद कारखाने में मिली। क्या बता सकते ये वहां किस लिए गया था? आपके भाई का खून हुआ है, बेहतर होगा कि आप लोग हमसे कुछ छुपाइए मत। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो फिर हम मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, पिछले कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था ये। अजीब यानी? अक्सर बाहर रहते थे सर, पूरा दिन। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बताते थे। कल भी सुबह 11 बजे से चले गए थे। कहाँ गए थे कुछ बताया नहीं। पूरा दिन सर वापस नहीं आया। जब सुबह उठकर देखा तो पूरी रात भी वापस नहीं आया था। तब जाकर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई सर। पूरे दिन इससे फोन पे बात नहीं हुई? सर मैं पूरा दिन फोन करता रहा, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा था उसका। ऐसा कब से चल रहा था? सर पता नहीं कब से, पिछले कई सालों से तो ये सिंगापुर में थे। अभी कुछ ही महीनों पहले इंडिया आए हैं, तब से सर ऐसे ही बिहेव करते हैं। सिंगापुर में क्या काम करते थे ये? वहाँ होटल में जॉब करते थे। ये शादीशुदा था? नहीं सर, शादीशुदा नहीं था। किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती थी? क्योंकि मरने से पहले ये किसी लड़की के साथ झगड़ा कर रहा था। पता नहीं सर, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं किसी लड़की के साथ इसका कोई अफेयर है या फिर कोई दोस्ती, हमें नहीं मालूम सर। सर इन लोगों से अनिकेत का नंबर लिया और कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए सर। उसमें पता चला कि एक भी लड़की का नंबर नहीं था सर, सिर्फ मर्दों से बात करता था और ज्यादातर वो उसके साथ काम करने वाले थे। और सर मौत से पहले भी उसने किसी को फोन नहीं किया था अपने फोन से।
एक भी लड़की का नंबर नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। सर सीधे साधे आदमी थे, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। सर कल कारखाने जाने से पहले ये अनिकेत पूरा दिन एक ही जगह पे था। कौन सी जगह? सर कॉफी शॉप। सर इसके क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड से साबित होता है कि इसने पूरा दिन उस कॉफी शॉप पे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था। हाँ सर, इसके फोन की लास्ट लोकेशन भी वो कॉफी शॉप ही थी। कौन सा कॉफी शॉप है ये? पीलो कॉफी शॉप। जाओ इस पीलो कॉफी शॉप में और पता लगाओ ये दिन भर वहां बैठकर कर क्या रहा था। अच्छा। बॉस, क्या खबर लाया? ऐसी खबर लाया हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या? अनिकेत के कपड़ों में मुझे कुछ अलग अलग डीएनए सैंपल्स मिले हैं। कुछ मतलब? कुछ माने 5 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं बॉस। 5? हाँ 5, और ये 5 लड़कियां हैं। और संजीव के कपड़ों में से हमें 2 डीएनए सैंपल्स मिले हैं, और ये दोनों सैंपल्स अनिकेत के कपड़ों में से मिले सैंपल से मैच होते हैं। मतलब 5 में से 2 लड़कियां जिन्होंने अनिकेत को छुआ था, उन्होंने संजीव जी को भी छुआ है। मतलब अभिजीत, ये सारा काम 2 लड़कियों ने किया है। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानती हैं? कल ये पूरा दिन यहाँ आपके कैफे में ही था। हाँ सर, ये कल पूरा दिन यहीं पर था और कुछ रात को 10:30 के आसपास यहाँ से निकला था। ये अकेला था या कोई और भी था इसके साथ? मीतू, इधर आना जरा। जरा ये फोटो देखना, ये आदमी कल यही था ना? तो इनको बताओ कि ये अकेला था या फिर किसी और के साथ में था। ये तो अनिकेत है। ये कभी अकेला नहीं आता था, हमेशा भीड़ साथ लाता था। औरतों और लड़कियों की भीड़। और सिर्फ कल नहीं, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, अक्सर यहाँ आता है। और ये हमेशा वही लड़कियों के साथ आता था या अलग अलग? अलग अलग आती थी सर, दिन में कम से कम 3-4। काफी पहुंचा हुआ बंदा था ये। एक बार मैंने उसे पूछा भी था कि इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती हुई कैसे, तो उसने मुझे बताया था कि उसके मोबाइल में एक ऐप है, कोई डेटिंग ऐप, वहीं उसे ये सारी लड़कियां मिलती थी। कुछ पता चला? हाँ सर, अनिकेत के डेटिंग ऐप के बारे में पता चल गया। मैचअप नाम है उस ऐप का। मैचअप? कहीं ये शादी करवाने वाले जैसे कुछ ऐप तो नहीं? हाँ वैसा ही कुछ है, लेकिन अनिकेत ने इस ऐप का गलत फायदा उठाया। उसने इस ऐप के जरिए कई सारी लड़कियों से कांटेक्ट की, उनसे दोस्ती की, पर शायद शादी वो किसी से भी करना नहीं चाहता था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये चैटिंग सिर्फ इस ऐप पे होती है और किसी के भी नंबर्स है नहीं इस ऐप पे। सर, हमने ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से 4 लड़कियों के बारे में पता लगाया है जिनसे अनिकेत सबसे ज्यादा टच में था। इनफैक्ट हत्या वाले दिन भी वो इन लोगों से कैफे में मिला था। वो भी बात कर रही है इनसे। इनमें पहली लड़की है मोना। हाँ, मैं मिली थी उससे कॉफ़ी शॉप में करीब 4 बजे। कॉफ़ी पी थी एंड थोड़ी बातें भी की थी हमने। फिर मुझे निकलना पड़ा, कुछ काम था मुझे अर्जेंट। सर, इसका कहना है कि कॉफी शॉप के बाद ब्यूटी पार्लर गई और वहां से एक मूवी के प्रीमियर पे। दूसरी है रूपाली। तो बताइए, आपकी क्या कहानी है? वो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, मिल लो। बहुत ही बोरिंग था, आई टेल यू। एक कॉफ़ी मैंने बहुत मुश्किल से झेली उसके साथ, और जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हुई मैं तो वहाँ से निकल गई थी। उसने बताया कि सर वो अनिकेत से 6 बजे मिली थी और उसके बाद
फैमिली फंक्शन अटेंड करने अंधेरी गई थी। और ये तीसरी अंजू है सर। उसके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी बातें करता है वो। पता है, हमने ढेर सारी बातें की। अचानक से उसने कहा कि उसको कहीं जाना है। हमने डिसाइड किया कि हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और फिर वो चला गया। ये लड़की कॉफी शॉप से बाहर निकली नहीं। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक ये कॉफी शॉप में ही बैठी रही, कॉफी शॉप बंद होने तक, 12 बजे तक। सर इनके स्टेटमेंट्स हमने क्रॉस चेक किए, सच ही बोल रही हैं। सर संजीव जी के हिसाब से लड़की को गोली लगी थी। अब इन तीनों को चेक किया है, इनमें से तो कोई घायल नहीं। तुमने 4 लड़कियों का जिक्र किया था, ये चौथी लड़की कौन है, कहाँ है वो? सर चौथी लड़की है एरिका। हमने इस ऐप पे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। काम करो, इस एरिका से जाकर मिलो। रजत जल्दी तैयार हो यार, कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती हैं। आ रहा हूँ बाबा, 2 मिनट। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, किससे मिलना है? एरिका। एरिका मैं ही हूँ, पर आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या ये सब क्या बात होगी सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एरिका जी, हमने आपको मैसेज भेजा था मैचअप ऐप पे। आपको सीआईडी ब्यूरो में आने के लिए कहा था, आप आई नहीं तो हमें खुद आना पड़ा। मैचअप ऐप? ये क्या है? डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप? तुम इस डेटिंग ऐप पे क्या कर रही हो? सुनो, इनसे कोई गलती हुई है, मैं किसी भी डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका प्रोफाइल है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी भी मैरिज या डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ये है मेरे हस्बैंड रजत और मैं अपनी शादी में खुश हूँ। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? एरिका जी, अगर आप सच बोल रही हैं तो ये क्या है? आपका प्रोफाइल इस डेटिंग ऐप पे कैसे? देखिए, सच में मैं नहीं जानती कि ये क्या है। मैंने ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बनाया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके नाम से किसी और ने फेक आईडी बनाया है। वैसे आप किसी अनिकेत नाम के शख्स को जानती हैं? अनिकेत? ये नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों बुलाया है हमें यहाँ? हमने आप लोगों को नहीं बताया, मगर अनिकेत जिसे आप लोग कॉफी शॉप में मिले थे, उसका खून हो गया उसी रात। लेकिन सर, हम लोग क्यों मारेंगे उसको? हम तो ठीक तरह से जानते भी नहीं थे उसको। इनफैक्ट इस हादसे के कुछ दिन पहले तो उससे चैट हुई थी हमारी ऐप पे। हाँ, और उसी दिन तो मैं पहली बार मिली थी उससे। और मेरी तो ऐसे सच उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और मैं तो उस ऐप पे भी नहीं थी। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। उस ऐप की प्रोफाइल में आपकी पर्सनल फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ वो आपके पर्सनल फोन से ली गई है। किसी बहरूपी के पास आपकी पिक्चर्स कहाँ से आई? हाँ मैम, मैं नहीं जानती उसके पास मेरी तस्वीर कैसे आई। मेरा फोन कुछ दिन पहले खो गया था। फोन चोरी हो गया? कहाँ पे? सर पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पता चल जाएगा खूनी कौन है। रेडी?
संजीव जी, इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है जो मौका वारदात पे थी? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। सर बाकी तीनों की तरह एरिका को भी कोई चोट नहीं है, लेकिन वो लड़की घायल थी। वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। लेकिन सरोखे बता रहा था कि उसने जब संजीव के कपड़ों के डीएनए टेस्ट करवाई तो उसमें 2 औरतों के ट्रेसेस मिले। चलो एक घायल हो सकते हैं, मगर दूसरी लड़की, वो तो इन चारों में से कोई एक हो सकती है। सर इन चारों के पानी के झूठे ग्लासेस फोरेंसिक भिजवा दिए, रिपोर्ट आती होगी। सर वो दोनों लड़कियों का डीएनए इन चारों से मैच नहीं हुआ सर। क्या मैच नहीं हो रहा है? ये दोनों लड़कियां हैं कौन? एक मिनट। क्या हुआ संजीव? एसीपी साहब, मैं इस महक को पहचानता हूं। महक को? मेरा आफ्टर शेव होगा सर। नहीं, ये वो महक है जो मैंने खून की जगह पर महसूस की थी। ये वही है। कॉफी और चाय? यही महक थी। खून वाली जगह यही महक थी सर। और मुझे पंकज की कमीज की आस्तीन पर कॉफी के दाग मिले। हाँ सर, वो सुबह कॉफी बना रहा था ना तो थोड़ी गिर गई थी। मतलब सालुंके साहब, क्राइम सीन पे कॉफी और चाय की मिलीजुली महक थी? क्राइम सीन पे या कातिल पे? चाय और कॉफी की मिली जुली स्मेल किसी इंसान से तभी आ सकती है जब वो बार बार चाय कॉफी बनाता हो, जैसे कि कोई कुक या फिर कॉफी शॉप में काम करने वाला, जैसे पीलो कॉफी में। पूर्वी एक काम करो, एरिका से पूछो क्या उसका फोन पीलो कॉफी शॉप के आसपास खोया था क्या? सर सर उसका फोन वहीं गुम हुआ था, उसी कॉफी शॉप में। ये लड़की ये यहाँ पर अक्सर आती है ना? हाँ, इसको देखा तो है यहाँ। इसका फोन गुम हो गया, तो जब इसका फोन गुम हुआ था यहाँ पर ड्यूटी पे कौन था? हेलो। हाँ फ्रेडी। ओह गुड, ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। पूर्वी सर। फ्रेडी का फोन था, उस हॉस्पिटल का पता चल गया जहां उस घायल औरत को एडमिट किया। सर वही औरत जिसने अनिकेत का खून किया? हाँ वही, हमें अभी वहां जाना होगा। सर अभी हमें निकलना होगा, लेकिन जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती कोई भी कॉफी शॉप छोड़ के जाएगा नहीं।
एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन को डिस्चार्ज कराना है अभी। आप अभी के अभी डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कीजिए। डिस्चार्ज? कोमा में अभी वो? देखिए मुझे सब नहीं पता, हमारा निकलना यहाँ से बहुत जरूरी है, आप कीजिए। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दूं? इनकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए आप मुझसे ज्यादा बहस मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सब नहीं पता, आप जल्दी कीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन स्वप्ना को डिस्चार्ज कराना है अभी के अभी। आप प्लीज उनका बिल पेमेंट बताएंगी पूरा। एक्सक्यूज मी। लगता है बहुत जल्दी है आपको। कैफे पे वो फोन कॉल तो हमारी चलती। हम देखना चाहते थे कि घायल लड़की की झूठी खबर के झांसे में कौन फंसता है। और तुम फंस गई। ये भी नहीं देखा कि सीआईडी तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम खुद हमें यहाँ पे लेके आएंगे और अब भागने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। अनिकेत ने मेरी बहन को जीते जी मार दिया था। वो लोग सिंगापुर में मिले थे और वहीं पर उसने मेरी बहन से शादी का वादा करके उससे सगाई कर ली थी और फिर शादी की हर बात को टालता रहता था वो। मेरी बहन जब भी डेट फिक्स करने की बात करती थी शादी की तो हमेशा कोई बहाना करता रहता था। और अभी 6 महीने पहले उसने बोला कि उसकी माँ बीमार है और उसको इलाज के पैसे चाहिए अपनी माँ के लिए। मेरी बहन ने पूरी सेविंग्स दे दी अपने उसे और उसने बोला कि वो सिंगापुर से वापस आके मेरी बहन से शादी करेगा। पैसे लेकर अनिकेत सिंगापुर से मुंबई आ गया। हाँ, स्वप्ना उसका इंतजार करती रही, वो भी पूरे 3 महीने। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो मुंबई में किसी कैफे में था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। इसका मतलब वो स्वप्ना से शादी नहीं करने वाला था। नहीं, वो स्वप्ना को धोखा दे रहा था। वो उसके कमाए हुए पैसे और लड़कियों में उड़ा रहा था। और उसकी कोई माँ बीमार नहीं थी, बल्कि उसकी कोई माँ ही नहीं थी। उसकी माँ कब की मर चुकी थी। तो इसलिए तुमने उससे बदला लेने का प्लान बनाया। स्वप्ना को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं था, वो उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उसको सबूत चाहिए था, तो अनिकेत का सच सामने लाने के लिए मैंने एरिका का फोन चुरा लिया और उसके नाम से मैंने मैचअप ऐप पे उसकी फेक प्रोफाइल बना ली और अनिकेत से चैटिंग करती रही मैं, और वो इजीली मेरे झांसे में आ गया। फिर मैंने उस दिन वहां पर उसको फैक्ट्री में बुलाया और साथ में स्वप्ना को भी बुलाया ताकि वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देख सके। पर उस दिन जब मैं वहां पर गई तो मेरे सामने। ये क्या कर रही हो तुम? हिसाब चुका कर रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसी की सजा है ये। मैं सब जानती, तुमने मेरे पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए और कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाले हो अनिकेत। प्लीज ड्रॉप द गन। अनिकेत प्लीज प्लीज प्लीज। पैसे चाहिए तुझे? निकल यहाँ से, चुपचाप निकल यहाँ से। छोड़ इसको, छोड़। जब बोला ना निकल यहाँ से। गोली मार दी, गोली चला दी, गोली चला दी पुलिस। दूसरी गोली मार दी पुलिस, पुलिस। तुम्हें पता है अनिकेत की लाश तक हमें उसी संजीव ने पहुंचाया, तो देख नहीं सकता था,
लेकिन उसके संवेदी दस्ताने, सेंसिटिव ग्लव्स, आंखों से कम नहीं। बदले की भावना में तुमने अनिकेत का खून कर दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। और तुम्हारी बहन स्वप्ना, जिसके लिए तुमने ये सब किया, एक तो पहले से ही कोमा में है, और जब कभी भी कोमा से बाहर आएगी तुम्हारे पास ही पहुंचेगी, जेल की सलाखों के पीछे। क्या चक्कर है? ये लाल बिंदु बार बार मूव क्यों कर रहा है? आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। ये लाल बिंदु कहाँ गायब हो गया? ये जो भी है मेरी तरफ ही आ रहा है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। मैडम मेरे दोस्त की मदद कीजिए, उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में है? क्या हुआ आपके दोस्त को? मैडम शशांक कल रात से गायब है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? उससे कुछ नहीं होने वाला है मैडम, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उसको कुछ हो गया है। कल रात को वो मुंबई के किसी सुंदर नगर इलाके में फॉक्स हंटिंग के लिए गया था। क्या मुंबई में लोमड़ियों का शिकार? हे सुनो सुनो, अगर तुम सीआईडी के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। 2 मिनट लगेगा तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करने में और गिरफ्तार करने में। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सचमुच में उसकी जान को खतरा है। आप प्लीज जाइए, उसको ढूंढिए। नाम पूछिए उसका। आप बोल कौन रहे हैं? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव, ये फॉक्स हंटिंग ये क्या है? सर मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊंगा, पर इससे पहले कुछ हो ना जाए। आप प्लीज सुंदरनगर जाइए, उसको ढूंढिए। राजीव सुनो, राजीव हेलो। सर एक मिनट, वो गाड़ी पीछे बिल्डिंग में है सर। तो शशांक की गाड़ी का नंबर तो यही है। अगर ये शशांक की गाड़ी है तो फिर शशांक भी यहीं पर होना चाहिए। Oh my God! He's dead, sir. तो राजू का डर सही निकला। उसे पता था कि शशांक की जान को खतरा है। इसका मतलब राजू जानता होगा कि कौन शशांक की जान के पीछे पड़ा है।
पूर्वी राजीव को फोन करो। दो गोलियों के शेल, .38 कैलिबर। सर ये राजीव फोन नहीं उठा रहा है। सर कहीं इस राजीव की जान को भी खतरा तो नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, शहर के इस इलाके में कोई लोमड़ियों का शिकार करने क्यों आएगा? शिकारी खुद शिकार हो गया। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी लोमड़ी नजर नहीं आ रही है। रेडी पंकज, चुप रहो। ये फॉक्स हंटिंग सीक्रेट कोड है और इसका राज सिर्फ राजीव ही बता सकता है। राजीव के घर जाके पता लगाना पड़ेगा। He's dead. सर राजीव है सर, इसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हमें फोन किया था और किसी ने इसी को मार दिया। और सर मारा भी शायद उसी गन से। ये देखिए .380 की बुलेट शेल्स, ठीक वैसे ही जैसे शशांक की बॉडी के पास में। ये कोई आपसे दुश्मनी का केस लगता है। किसी की राजीव और शशांक से कोई गहरी दुश्मनी होगी। खूनी तक पहुंचने के लिए सुराग हमें इस घर से ही मिलेगा। सर यहाँ तो बहुत सारे पजल के बुक्स और गेम्स हैं। सर डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे पजल गेम्स हैं। लगता है इस राजीव को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। ये देखो उसके इस लैपटॉप पे ये पजल गेम का वेबसाइट खुला हुआ है। लेकिन सर इस पजल वाली वेबसाइट में है क्या? पूर्वी, लगता है ये वेबसाइट एक ग्रुप की तरह है। ये पजल प्रेमियों का ग्रुप। इस वेबसाइट पे जितने भी मेंबर्स हैं ये सब पहेलियों के शौकीन हैं। ये देखो यहाँ पे ये पहेलियों के पिक्चर्स डाल रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग तरह के पहेलियों के खेल के बारे में बात हो रही है। ये क्या? ये शशांक भी इस वेबसाइट का मेंबर था? अरे हाँ सर, लेकिन ज्यादा पुराना मेंबर नहीं था। इसने पिछले महीने ही वेबसाइट ज्वाइन की। सर इसका मतलब वो फॉक्स हंटिंग भी एक पहेली है जिसे सुलझा के ही हमें वो खूनी मिलेगा। हाँ पंकज, और लगता है कि फॉक्स हंटिंग की अगली कड़ी हमें इस शशांक के घर पे ही मिलेगी। ताला लगा हुआ है दरवाजे पे। लगता है शशांक यहाँ अकेला ही रहता है। कमाल है, आज तो शशांक के यहाँ बहुत मेहमान आ रहे हैं। नमस्ते जी। कौन? विकास तुम हो क्या? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी वाले दया? अरे तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है, बहुत कहानियां सुनी है तुम्हारी। शाबाश, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। हम लोग यहाँ शशांक जी से मिलने आए थे। शशांक? हाँ। क्या हुआ शशांक? नहीं कुछ हुआ नहीं उसे। कोई और भी आया था शशांक के घर पे? हाँ, 20-25 मिनट पहले कोई आया तो था।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये सब देखकर तो लगता है कि ये शशांक एक इंजीनियर था, किसी खास तरह के गैजेट के आविष्कार की कोशिश में लगा था ये। हाँ सर, यहाँ पर तो इतने सारे सर्किट बोर्ड्स और ये शॉर्ट वेव रेडियो भी है, ये देखिए। इस जगह पे सामान सब जिस तरह से बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ हमसे पहले कोई आया था इस कमरे की तलाशी के लिए। लगता है वो किसी खास चीज की तलाशी के लिए आया था। सर कहीं वो आदमी तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे कि हमसे पहले आया था? सर कहीं इस घर की चाबी तो नहीं है उसके पास? हो सकता है खूनी के पास शशांक के घर की चाबी हो सकती है, मुमकिन है। पर अहम सवाल ये है कि वो यहाँ ढूंढने क्या आया था, और जो चीज वो ढूंढने के लिए आया था वो उसे मिला है या नहीं। लेकिन सर यहाँ पर तो इतना सारा सामान है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सामान गायब हुआ भी है या नहीं? पूरी पहले तो हमें ये पता करना होगा कि राजीव और शशांक की दोस्ती कितनी गहरी थी, और ऐसे किस चीज में ये लोग फंसे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। सर राजीव और शशांक की तो मौत हो चुकी, हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी? पता चलेगा, पजल वाली वेबसाइट के बाकी के मेंबर से पता चलेगा। मतलब कभी तुम रोनी, आशीष और प्रकाश शशांक और राजीव के साथ वेबसाइट पर रेगुलरली बातें करते थे? जी एसएम सर। क्या तुम लोगों को किसी पे शक है कि उसने इन दोनों का खून किया? मालूम नहीं सर। अच्छा ये तो मालूम होगा, ये फॉक्स हंटिंग क्या है? सर आपको फॉक्स हंटिंग के बारे में कैसे पता? जाहिर सी बात है, ये लोमड़ी का शिकार तो हो नहीं सकता। असली बात क्या है ये बताओ। सर मतलब समझाना इतना आसान नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। शुरू करो कहानी। सर कुछ 1 महीने पहले ही शशांक हमारी वेबसाइट का मेंबर बना था, पर उसे हमारी तरफ पहेलियों का शौक नहीं था। तो फिर? सर दरअसल उसे अलग अलग तरह के गैजेट्स का शौक था, और वो ये दावा करता था कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली रखेगा जिसे हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्या थी वो पहेली? सर उसने खुद का एक शॉर्ट वेव रेडियो बनाया था, और अलग अलग तरह के स्टेशंस को चेक करते करते वो एक खास तरह के स्टेशन पे पहुंचा, जिस स्टेशन का नाम था नंबर स्टेशन। नंबर स्टेशन? ये इसका नाम तो कभी सुना नहीं। अच्छा, इस पे नए गाने आते हैं कि पुराने गाने आते हैं? अजीब बात तो यही थी सर, उस स्टेशन पर कोई गाने आते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर आते थे सर। ये कैसा रेडियो स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं? सर नंबर भी हर वक्त नहीं आया करते थे, उनके आने का भी खास दिन और खास वक्त हुआ करता था। सर लगता है इन नंबर्स के बहाने कोई किसी को खास मैसेज दे रहा है, सीक्रेट मैसेज। शशांक ने उनके कई ब्रॉडकास्ट सीजन रिकॉर्ड किए थे, और हम लोगों से कहा था कि हम उन नंबरों के तोड़ निकालें ताकि पता चल सके क्या गुप्त संदेश भेजे जा रहे हैं। तो क्या तोड़ निकाला इन नंबर्स का? नहीं सर, उनका तो सर हम तोड़ नहीं निकाल पाए, मगर राजीव ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसे इस वेबसाइट के नंबर्स का राज पता चल गया है। तो क्या राज था उन नंबर्स का? सर वो तो राजीव ने कभी हमें बताया नहीं सर। हाँ, पर बाद में राजीव और शशांक इस बारे में अकेले में बात करने लगे थे सर। देखो हम फॉक्स हंटिंग की बात कर रहे थे, वो बताओ। फॉक्स हंटिंग ट्रांसमीटर हंटिंग का ही दूसरा नाम है। ट्रांसमीटर हंटिंग? जब कोई एक खास तकनीक से रेडियो ट्रांसमीटर के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसे हमारी भाषा में फॉक्स हंटिंग बोलते हैं। मतलब शशांक जरूर इस नंबर स्टेशन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। पर कोई तो था जो नहीं चाहता था कि शशांक वो रेडियो स्टेशन पहुंचे, इसलिए उसने उसे मार दिया। आशीष, इन नंबर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, सारी की सारी। तो ये है हमारी सीआईडी टीम, ये इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर सर, देश के सबसे जाबाज ऑफिसर्स को कौन नहीं जानता है? ये लोकेश है, लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट। भाषा और संख्याओं का इतना ज्ञान है इनके पास जो शायद ही और किसी के पास हो। तो लोकेश जी, क्या लगता है आपको, ये मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में कोई नंबर स्टेशन का इस्तेमाल क्यों करेगा संदेश भेजने के लिए? अभिजीत, ये नंबर स्टेशन का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई देश की सेनाएं ये तकनीक यूज करती थी अपने उन एजेंट्स तक पहुंचने के लिए जो दूसरे देशों में थे। हाँ, मानते हैं कि इस वक्त मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, पर मोबाइल इंटरनेट से दिए गए मैसेजेस बहुत आसानी से ट्रेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। अब लोकेश, पता ये लगाना है कि इन संख्याओं के पीछे असली मैसेज क्या है। श्योर सर। वैसे ये मैसेजेस कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आए थे? 3.22 नैनोहर्ट्ज।
सर, इस रेडियो स्टेशन से तो कोई नंबर वंबर नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज। आई एम श्योर मुजरिम को पता चल गया होगा कि केस अब सीआईडी के हाथ में है, इसलिए उसने अपना मैसेज देने का तरीका या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज की होगी। तो नया चैनल ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? बहुत मुश्किल है दया। एक नया चैनल ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। महीनों या तो सालों भी लग सकता है। नहीं लोकेश, हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना। एक काम करते हैं, पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनते हैं। लोकेश जी, ये मैसेजेस हफ्ते में 4 बार भेजे जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। ये मैसेज सबसे पहले हफ्ते के सोमवार को ब्रॉडकास्ट हुआ था उस नंबर स्टेशन पे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 1 9 4 2 3 4 5 7 0 9 3 5 2। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 9 2 3 4 0 5। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 6 7 2 7 1 1। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 5 2 1 8 0 7। नो प्लीज टेल मी, ये संदेश चारों दिन एक ही समय पर आए थे कि अलग अलग टाइम पर? नहीं, एक ही टाइम पे, रात 12 बजे। और फिर हर 2 घंटे बाद इन नंबर्स को रिपीट किया गया था। और इसके अगले हफ्ते के नंबर्स यही थे या दे वर डिफरेंट? नंबर्स तो अलग थे, लेकिन पैटर्न सेम था। मंडे को 13 नंबर्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 6 नंबर। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुजरिम है रोज अलग अलग मैसेज भेजते हैं, और ये जो मैसेज ये लोग भेजते हैं वो एक मैसेज 4 हिस्सों में कर भेजते हैं। लोकेश जी, 1 मिनट प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाएंगे? मैं समझाता हूं, जरा पेपर देना तो। मान लो ये पूरा कागज एक मैसेज है, एक, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। अब इस एक कागज के 4 टुकड़े हो गए, 4 हिस्से, मतलब एक मैसेज के 4 हिस्से हो गए, है ना? ये देखो, ये रहा मंडे का, ये रहा ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तब ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 हिस्से जब एक होते तो एक पूरा मैसेज उनको मिलता था, है ना लोकेश? अभी नंबर्स को देखकर क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब है उसका? सर, ये नंबर्स के पीछे छुपा राज जानने के लिए मुझे 1 टाइम पैड की जरूरत पड़ेगी। 1 टाइम पैड ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होती थी। उस वक्त हर एक देश अपने स्पाइस को एक 1 टाइम पैड देता था, जिससे वो जो कोड्स हैं उनको डिसाइफर कर सके, जो सूचना है उसका मतलब निकाल सके। इसे कहते हैं 1 टाइम पैड। तो राजीव और शशांक के हाथ भी ये 1 टाइम पैड लग गया होगा, इसीलिए वो एक ऐसी पहेली तक पहुंच गए जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। ठीक है, इस राजीव और शशांक के घर जाके पता लगाना पड़ेगा इस 1 टाइम पैड के बारे में। हेलो अभिजीत सर, यहाँ पर तो कोई कागज नहीं है। आपको कोई कागज मिला? हम लोग शशांक के घर में ही हैं, देख रहे हैं।
कौन? शशांक? कौन है यहाँ? आप आइए, पहचाना? इंस्पेक्टर दया। अच्छा, सीआईडी वाले दया। आप यहाँ कुछ काम था यहाँ? हाँ, वो शशांक मेरी इलेक्ट्रिक केतली लेकर आया था कुछ दिनों के लिए, वही लेने के लिए आया था। पंकज सर, देखो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक केटल है क्या? सर ये इलेक्ट्रिक केटल तो शशांक की है, इंटरनेट से मंगाई उसने, ये बिल है साथ में। नहीं, ये इलेक्ट्रिक केतली मेरी ही है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये केटल तो शशांक नहीं खरीदा था। नहीं दया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम्हारा ये ऑफिसर या तो झूठ बोल रहा है और या मेरी तरह अंधा हो चुका है। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मुझे दिखाई देता है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे बिल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सर्किट बोर्ड और ये किताबों का बिल। क्या कहा? शशांक ने किताबें खरीदी? एक और झूठ। अरे नो झूठ, ये मेरे हाथ में बिल्स हैं। शशांक किताबें खरीद ही नहीं सकता। एक मिनट, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया? हाँ, डिसलेक्सिया। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता। किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात है। पंकज, वो किताबें कहाँ हैं? सर किताबें तो नहीं है, ये खाली डब्बा है। ओह, इसका मतलब है खूनी यहाँ किताबें ढूंढने आया था। तो वो किताबें ही वन टाइम पैड है जिसकी हमें तलाश है। ये कितनी किताबें? चार हफ्ते के लिए 4 किताबें। कौन कौन सी बुक्स हैं? तो ये है वो 4 किताबें जो शशांक के लिए ओटीपी का काम कर रही थी। बाय बाय सन, हाई लाइक अ काइट, द ग्रेट साइबर हाइट, स्टोन एज। और इन्हीं किताबों में वो मैसेजेस भी छुपे हैं जो मुजरिम एक दूसरे को भेज रहे थे। सर सोमवार को ये लोग 13 नंबर्स भेजते हैं, यानी इन 13 नंबर्स का मतलब इन किताबों से मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा नहीं पूर्वी, मालूम पड़ गया समझ लो। देखो, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, किसी के भी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर किताब का अपना एक ISB नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो 2 किताबों का एक जैसा हो ही नहीं सकता। और ISB नंबर 13 डिजिट का होता है। किताब के पीछे ये बारकोड देख रहे हो, इसके नीचे लिखा हुआ है। इसे किताब का बारकोड भी कह सकते हैं। वैसे ये नंबर दूसरे तीसरे पेज पे भी लिखा रहता है, ISB नंबर। सर मतलब इन ISB नंबर्स को इंटरनेट पे सर्च करके मुजरिम को सबसे पहले ये पता लगता है कि किताब कौन सी खरीदनी है। एग्जैक्टली। और फिर उस किताब के ISB नंबर से वो लोग अपना सीक्रेट मैसेज ढूंढ लेते हैं। तो जो पहले सोमवार को ISBN नंबर भेजा गया था सर, वो है ये 19423457099352। पूरी जरा चेक करो, इन 4 किताबों में से ये ISBN नंबर किसका है? सर ये ISB नंबर बाय सन से मैच होता है। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी समझ सकता है। एग्जैक्टली। इसी तरह हफ्ते के बाकी 3 नंबर भी डिकोड किए जा सकते हैं। मतलब मंडे के दिन का तो उनको सीक्रेट मैसेज का पता चली गया, लेकिन बाकी 3 दिनों में किताब के पेज नंबर से, लाइन नंबर से और वर्ड नंबर से उन्हें मैसेज पता चल जाता है। सर ये ट्यूसडे को आया मैसेज 923405, 92 पेज नंबर 34 लाइन 05 वर्ड, मतलब 92 नंबर पेज पे 34 लाइन 5वां वर्ड। ठीक उसी तरह से हर हफ्ते एक नई किताब और एक नया संदेश।
उर्वी, सर पहले हफ्ते का क्या मैसेज है? सर इस बाइबर्सन किताब से जो पहले हफ्ते का मैसेज है वो है किडनैप मनी बैग्स जूनियर। किडनैप मनी बैग। सर दूसरे हफ्ते आया था, ये किताब का नाम है द ग्रेट साइबर हाइस्ट। इसका मंगलवार को आया था सर, रैंसमवेयर। और वेडनेसडे को अटैक। और थर्सडे को आखिरी मैसेज आया था ट्रिंग 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 ट्रिंग। और तीसरे हफ्ते की किताब है सर हाई लाइक अ काइट। हाई लाइक अ काइट। और इसका संदेश है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जी सर। बीच। बीच। साउथ। साउथ बीच। सर ये जो चौथी किताब है, इस हफ्ते की किताब, द स्टोन एज, इसका मैसेज जो है ट्यूसडे के लिए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। वेडनेसडे का है गोज। बस इतना ही है सर, इट्स इनकम्प्लीट। आज गुरुवार है सर, ये अधूरा संदेश आज रात पूरा किया जाएगा। हाँ अभिजीत, अब तक जितना भी मैसेज आया हमारे पास अच्छी तरह से स्टडी करके देखना पड़ेगा ये क्या खिचड़ी पक रही है। सर ये पहला मैसेज, किडनैप मनी बैग जूनियर। ऐसा लगता है ये मैसेज अजिंक्य जी के लिए। अजिंक्य के लिए ही है दया, क्योंकि अजिंक्य सबसे बड़ा फाइनेंसर है फिल्मों का और उसका निकनेम भी मनी बैग है। किडनैप मनी बैग जूनियर, शायद कोई अजिंक्य के बेटे को किडनैप करना चाहता है। जूनियर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। फिर अगला मैसेज है रैंसमवेयर अटैक ट्रिंग ट्रिंग। यार ये ट्रिंग ट्रिंग तो हमारी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये गैंग इस कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक करने वाली है? सर ये रैंसमवेयर अटैक मतलब? अरे यार कोई ट्रिंग ट्रिंग कंपनी के डेटा और सर्वर को हैक करना चाहता है, और हैक करने के बाद फ्री करवाने के लिए वो लोग ट्रिंग ट्रिंग कंपनी से रैंसम लेंगे। ओ, तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। मगर सर ऐसे कोई न्यूज़ तो आई नहीं है कि ट्रिंग ट्रिंग कंपनी पे ऐसा कोई साइबर अटैक हुआ हो। सर मेरे पास भी ये ट्रिंग का ही सिम कार्ड है, लेकिन कनेक्टिविटी का तो कोई इशू ही नहीं है। और सर तीसरा मैसेज है कंसाइनमेंट साउथ बीच। ऐसा लगता है कि साउथ बीच में कोई गैर कानूनी कंसाइनमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है। ब्लैक फॉरेस्ट गोल्ड। अभिजीत दया, इस गैंग का असली गेम क्या है आज रात को 12 बजे से पहले पता लगाना पड़ेगा। और रात के 12 बजे जो नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसे ब्रॉडकास्ट होने नहीं देना चाहिए। क्या काम करो, इस अजिंक्य के घर जाओ और पता लगाओ उसका बच्चा ठीक है क्या। अभिजीत ट्रिंग ट्रिंग कंपनी में जाकर उन्हें अलर्ट करो, कहो कि उन पर शायद साइबर अटैक होने वाला है, रैंसम अटैक। और पंकज साउथ बीच जाओ और देखो कोई कंसाइनमेंट आया है क्या, या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है क्या, पूरा पता लगाओ। सर मैं कहाँ जाऊँ सर? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तीनों यहीं पर रुकेंगे ये पता लगाने के लिए कि इस गैंग को कैसे पता चला कि शशांक और राजीव ने उनके सारे मैसेजेस डिकोड कैसे किए। पर्सनल फाइल्स एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड? सर क्या चाहिए सर, किसे मिलना है आपको? फिलहाल सबसे सीनियर कौन है इस ऑफिस में? सर सभी सीनियर्स यहीं पे है, सीईओ और कंपनी के मालिक भी यहीं पे है, बट अभी वो लोग एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी है। कहाँ चल रही मीटिंग? देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। कहाँ चल रही है मीटिंग? सर वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए ऐसा टाइप की। मीडिया वालों को तो बिल्कुल नहीं तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये बात बाहर नहीं
जानी चाहिए, समझे? थैंक यू। जिसका डर था वही हुआ। गैंग कामयाब हो गया इस अटैक में। हेलो दया। अब देखते हैं शशांक के बाद और कौन कौन से लोग इस वेबसाइट के मेंबर बने हैं। जो इनमें से कोई एक है जिसने शशांक के बारे में अपनी गैंग को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सर शशांक के साथ 2 लोग जुड़े इस वेबसाइट से, कवि और रोनी। कवि और रोनी, इनकी डिटेल्स है क्या? देखो सर ये कवि थाने में रहता है और इसकी किताबों की एक दुकान है। कवि की किताबों की दुकान है तो फिर उसके लिए ISB नंबर, मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का इंतजाम करना तो भाई आपका खेल है। और ये रोनी वो क्या करता है? सर रोनी पुणे के कॉल सेंटर में काम करता है। जरूर इन दोनों में से कोई एक है जो शशांक और राजीव की मौत का जिम्मेदार है और वही अपनी गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जानता होगा। सर अगर हमें इस गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए तो एक पावरफुल ट्रांसमीटर से हम उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं। लोकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर ये पावरफुल ट्रांसमीटर का क्या? सर मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं उनसे बात करके हमारे लिए एक ट्रांसमीटर बनवा सकता हूँ। ग्रेट, तो फिर बनवाता। और फ्रेडी, देखो फोन करके पूछो अजिंक्य के बारे में क्या पता चला। आप कॉफी लेंगे? नो थैंक्स। वैसे ये आपके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी हमेशा रहती है या आज कुछ खास बात है? हाँ, ये सिक्योरिटी हमेशा रहती है। आप तो जानते ही हैं फैन लोगों को, कितनी बार ये घर के अंदर घुस आते हैं। क्या? नहीं, एक्टर्स के घर के बाहर फैन की भीड़ तो सुनी थी मैंने, मगर एक फाइनेंसर पहली बार सुन रहा हूँ। आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई? अरे हाँ, वो मैं आपके बेटे अजीत से मिलने आया हूँ। अजीत से? मगर क्यों? क्या उससे कोई गुनाह हो गया है? नहीं, बस एक रूटीन इंक्वायरी। मतलब? सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता सकता, मैं अजीत को बताऊंगा। अजीत की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है या वो किडनैप हो गया? किडनैप? व्हाट नॉनसेंस! देखिए अजिंक्य जी, उन अपराधियों के दबाव में आके आप CID से झूठ मत बोलिए। हमें खबर मिली है कि एक गैंग है जो आपके बेटे अजीत को किडनैप करना चाहती है। अजीत कहाँ है इस वक्त? वो घर पे ही है। मैं उसे देखना चाहता हूँ अभी। रामो, अब तो तसल्ली हो गई। मैंने आपसे कहा था ना मेरा बेटा घर पर ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ बेटा, कमरे में जाके आराम करो। एक मिनट, जरा कैप निकालना। मत उतारना टोपी। क्यों नहीं? हाँ? क्या कहा मैंने? क्या बता रहा हूँ? चलो। नहीं। उन्होंने क्या बोला? तो तुम्हारे कान को क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ क्या ये? आपको इसकी जो किडनैपिंग की खबर मिली है वो बिल्कुल सच है, मगर अफसोस बहुत देर के बाद मिली। इसका किडनैप तो 3 हफ्ते पहले ही हो चुका था। 100 करोड़ रुपए देने पड़े मुझे उस किडनैपर को मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। और उन लोगों ने चोट पहुंचाई इसे? उन्होंने पहले ही इसका एक कान काट कर मुझे भेज दिया था और फोन करके कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताऊंगा तो मेरे बेटे की जान ले सकते हैं वो लोग। I'm so sorry। आपके बेटे के साथ जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ उन मुजरिमों ने जो किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर उनको पता चला कि मैंने CID को सब कुछ बता दिया तो मेरे बेटे की जान भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद वो किसी और मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे? हाँ? अगर वो कंसाइनमेंट आ चुका है और डीलिंग हो चुकी, फिर तो कोई सुराग मिलना चाहिए यहाँ पर।
ये निशान कैसे? इन्हें देख के तो लगता है जैसे कि कोई बहुत भारी सामान या डब्बा घसीटा गया है। और कोई सामान तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। शायद कंसाइनमेंट ही होगा। आपके पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है किताबों का मिस्टर कवि। आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं ब्यूर आ जाता। हम लोग वीडियो चैट भी कर सकते थे फिर से। लगता है आपको हमारे यहाँ पर आना पसंद नहीं आया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? चाय ठंडा तो बाद में ले लेंगे, फिलहाल तो हम लोग किताबें लेने आए हैं। मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। बोलिए कौन सी किताब चाहिए आपको? हमें 4 किताबें चाहिए। बाय बाय सन, द ग्रेट साइबर हाइस्ट, हाई लाइक अ काइट और स्टोन एज। क्या हुआ? किताबों का नाम सुन के नानी याद आ गई? अरे कोई अपने दुकान से इस तरह भागता है भला? मैडम वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं मैडम, वो मुझे मार देंगे। अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पे छोड़ोगे। शशांक और राजीव के खून के जुर्म। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया। मुझे तो बस उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था नजर रखने के लिए? कवि! रुक जा! कवि! हाँ, कवि! 6.21 नैनोहर्ट्ज। क्या? लेकिन कवि 6.21 नैनोहर्ट्ज। अब इससे पहले कि इस हफ्ते का आखिरी संदेश वो लोग भेजे और एक जुर्म करें, हमें इस गैंग को रोकना होगा। और सर जितने भी जुर्म इस गैंग ने किए हैं सब के सब वीकेंड में किए हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, मतलब गुरुवार के दिन आखिरी संदेश आ जाएगा और फिर फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार के दिन वो लोग जुर्म कर देंगे। और सर जुर्म सिर्फ एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरह का। ये किडनैपिंग, साइबर एक्सटॉर्शन। सर फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ। डॉक्टर सालुंके को रेत से कोकेन की ट्रेसेस मिले सर। माय गॉड, बीच में ड्रग स्मगलिंग चल रही है। न जाने किन किन गुनाहों से जुड़ी हुई है ये गैंग। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस गैंग को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। सर, ट्रांसमीटर 6.21 नैनोहर्ट्ज, राइट? 6.21 नैनोहर्ट्ज। तो हम इस गैंग के रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। अब आएगा मजा, अब हम फॉक्स हंटिंग करेंगे। बस सर, यही सिग्नल दिखा रहा है सर। बस ये रेड डॉट मिल जाए। देखो रेड डॉट कहां पे है? सर 12 बज रहे हैं। ये ब्रॉडकास्ट किसी भी वक्त हो सकता है। मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, किधर है? सर एक मिनट सर। सर हाँ, एक मिनट सर, इधर है सर। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 9, 2, 2, 3, 0, 9. Oh no, इसने तो अपने आप को गोली मार ली। है? आई गैंग का लोगो। इस गैंग से तो हमारा सामना पहले भी हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। इस गैंग में काम करने वाले अपने बॉस का नाम बताने के बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो गया, लेकिन अगला जुर्म होने से रोकना होगा। वो क्या नंबर है उसका? देखो मैसेज का क्या मतलब है। 92 नंबर पेज 2309, 23 नंबर लाइन
कबूम। कबूम? कबूम क्या होता है सर? कबूम मतलब धमाका। धमाका? मतलब कि कोई बम ब्लास्ट होने वाला है? पहले जो शब्द मिले थे हमें मैसेज से वो थे द स्टोन एज, ब्लैक फॉरेस्ट, गोस्ट, और अब कबूम, ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका। इसके पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाएं, पता लगाना होगा ये धमाका कब और कहां होने वाला है।